प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कारकों का टॉपिक क्लियर किया था, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के लिए है। कृपया वीडियो पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर कंटिन्यू निरंतर चलते रहने दें, ठीक है। आज टॉपिक लेके आए हैं हम समास। कौन सा टॉपिक है बच्चों? समास का टॉपिक है। देखिए, समास में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, ये तीनों चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। कोई भी आपसे, कोई भी पेरेंट्स पूछ सकता है, कोई भी अभिभावक पूछ सकता है कि समास में उपसर्ग क्या है। पेपर में भी आ जाता है कि उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो समास में विद्यार्थियों सम उपसर्ग है। देखो, 3 कॉलम बना रखे हैं मैंने, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। क्या क्या उपसर्ग हैं, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग के नीचे देखिए आप, सम उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? अस। और प्रत्यय कौन सा है? गेह। प्रत्यय कौन सा है? गेह प्रत्यय। गेह प्रत्यय का अशेष रहता है। गेह प्रत्यय का अशेष रहता है। ध्यान दीजिए, गेह का अशेष क्यों रहता है? ये तो हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। हलंत्यम, हलंत लग रहा है, इसलिए इसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और गेह का लसक्व एतद्धिते सूत्र से गेह का लोप हो जाएगा। लसक्व एतद्धिते सूत्र क्या कहता है कि ले के लसक्व और कु कै खे गे घे ने, कु से मतलब कै वर्ग, ये यदि किसी भी प्रत्यय में लगे हों, लसक्व एतद्धिते सूत्र क्या कहता है? ले सलगम वाला से और कु से मतलब कै वर्ग, कै खे गे घे ने, ये वर्ण यदि किसी प्रत्यय में हैं तो इनका लोप हो जाता है। तो गेह का लोप हो गया। गेह में क्या छुपा हुआ है? ए। तो गेह प्रत्यय का अशेष रहता है। क्या शेष रहता है? गेह प्रत्यय का अशेष रहता है। और ये प्रत्यय, गेह प्रत्यय, धातु के प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है। दीर्घ का मतलब बड़ा। अब धातु का प्रथम वर्ण क्या है? अस। ए है। अस में कौन सा है? ए का दीर्घ करो आ। ए का दीर्घ क्या हो गया? आ। तो ये प्रत्यय, गेह प्रत्यय जो है, अस का आस कर देता है। उपसर्ग क्या है? सम। सम धन आस धन, गेह प्रत्यय का क्या शेष रहा? ए। अब इसको मिला के देखो, सम धन आस धन ए करेंगे तो क्या बनेगा? समास। समास में विसर्ग क्यों आया? कि इसमें सु प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? सु। तो ये बन गया समास है, ठीक है। अब परिभाषा क्या है बच्चों? समास की परिभाषा अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एवं समासे कथ्यते। बोर्ड पर लिखा हुआ है, अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एवं। एक पदीकरणम की जगह एक पदी भवनम भी आ सकता है आपको। एक पदी भवनम, उसका भी अर्थ मैं बताऊंगा। एक पदीकरणम का भी मैं अर्थ बताऊंगा। देखो, अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एवं समासे कथ्यते। अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है या कहा जाता है। अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। अब भवनम आ जाए, कर्णम की जगह भवनम। अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। एक ही बात है, होना या करना। हम अनेक पदों का एक पद करेंगे जैसे ही वो एक पद हो जाएगा, समझ गए ना। इसकी जगह एक पदी कर्णम की जगह भवनम भी आता है परिभाषा में, ठीक है। अनेक पदों का एक पद करना ही या होना ही समास कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। संस्कृत में बोलें तो अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एवं समासे कथ्यते। अब आगे एक परिभाषा और है, सम सनम समास है। ये भी परिभाषा है, ध्यान रखना। सम सनम समास है। सम सनम का अर्थ क्या होता है? संक्षेप।
क्या होता है? संक्षेप। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसका अर्थ ही लिख दिया पूरे का। समसनम समास क्या कहता है? संक्षिप्तीकरणम। बड़ा कोई पद है उसको संक्षिप्त में लिखना, संक्षेप करना, उसका संक्षिप्त रूप करना, उसका छोटा करना, उसका लघु करना, उसको संक्षिप्त करना, उसको संक्षेप करना, वही कहलाता है क्या? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना ही समास होता है। संक्षिप्त करना यानी छोटा रूप करना, बड़े को छोटा बनाना ही, संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, यह समास होता है। समासे द्वे पदे भवते, समास में दो पद होते हैं। देखो संस्कृत लिखा हुआ है बोर्ड पे और मैं उसका आपको अर्थ भी बता रहा हूँ। समासे द्वे पदे भवते है, समास में दो पद होते हैं। अब वो दो पद कौन कौन से हैं? वो दो पद कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व पदम, एक है उत्तर पदम। दो पद हो गए, देख लो। एक तो है पूर्व पदम, समास में दो पद होते हैं, ध्यान रखना। एक तो पूर्व पदम और एक उत्तर पदम। मैं ये नहीं कहता कि दो पद होते हैं, ऐसा एक समास भी है जिसमें एक से अधिक भी पद होते हैं। एक भी होते हैं, एक नहीं होता किसी भी समास में, दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। ऐसा एक समास है जिसका नाम है द्वंद्व। कौन सा समास है वो? द्वंद्व। द्वंद्व समास में दो पद भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी पद हो सकते हैं, ध्यान रहे। वैसे बेसिक रूप से, सामान्य रूप से समास में दो ही पद होते हैं, एक पूर्व पदम और एक उत्तर पदम। पूर्व पदम का मतलब है पहले वाला पद और उत्तर पदम का मतलब है बाद वाला पद। दो पद होते हैं समास में, एक तो पूर्व पदम, पूर्व पदम का अर्थ होता है पहले वाला पद, और एक उत्तर पदम, दूसरा उत्तर पदम, उसका अर्थ होता है बाद वाला पद। अब विग्रह, देखो समास हमने पढ़ लिया। विग्रह की बात करें कि पदों में विभक्तियों का प्रयोग करके अलग अलग पद करना ही विग्रह कहलाता है। जैसे पद हैं आपके, कितने पद हैं? मैंने अभी बताया समास में कितने पद होते हैं? दो, एक तो पूर्व पदम और एक उत्तर पदम। इन पदों को अलग अलग करना ही और इनमें विभक्तियों का प्रयोग करना ही, अलग अलग करना और इनमें विभक्तियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा? विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह। देखो समास हमने पढ़ लिया, समास विग्रह भी पढ़ लिया, समास में कितने पद होते हैं ये भी पढ़ लिया। तो यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो विग्रह क्या कह रहा है? विग्रह की परिभाषा क्या है? पदेषु विभक्ति नाम प्रयोग है कृत्वा पृथक पृथक पदम कर्णम एव विग्रह कथ्यते। पदों में विभक्तियों का प्रयोग करके अलग अलग पद करना ही, पदों में किन का प्रयोग करके? विभक्तियों का प्रयोग करके उन पदों को अलग अलग करना, उन पदों को क्या करना? अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? विग्रह। समास का दूसरा नाम सुन लीजिए, समासस्य अपर नाम, समास का दूसरा नाम। देखो समस्त पदम भी है और लिखूं तो मैं एक और लिख देता हूं, संक्षिप्तीकरणम। संक्षिप्तीकरणम। लो भाई, समास, देखो समास कह दीजिए, समस्त पदम कह दीजिए, संक्षिप्तीकरणम कह दीजिए, इन सब का एक ही मतलब है। समास का दूसरा नाम क्या है? समस्त पदम, संक्षिप्तीकरणम। ये परिभाषा ही तो है, समस्त पद, समास, संक्षिप्तीकरण, इसी के नाम है ये समास के। अब समास के भेद, सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं, ये अभी तक आपने पढ़ा होगा। समास के सामान्य रूप से भेद होते हैं 6। आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे समास के भेद होते हैं चत्वारः, 4। चत्वारः भेदाः सन्ति, समासस्य चत्वारः भेदाः सन्ति, समास के भेद होते हैं 4। जैसे ही 12वीं क्लास में जाओगे आप, 12वीं क्लास में आपको समास के भेद मिलेंगे 5, पंचधा, 5 प्रकार।
पंचधा इसलिए लिख रखा है कि इसके कितने प्रकार, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? देखो मैंने 4 भी बता दिया आपको, 5 भी बता दिए, 6 भी बता दिए। कंपटीशन में यदि प्रश्न आ जाए समासस्य कति भेदा संति, समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर सटीक होगा पंचधा, यानी 5 प्रकार। पंच यानी 5, भेद होते हैं 5, ये सटीक उत्तर है। आपका 4 भी गलत है, 6 भी गलत है, सही कौन सा है उत्तर? पंच यानी 5। 4 भी हमने पढ़े, 6 भी हमने पढ़े, 5 भी पढ़ लिए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं समास के सामान्य रूप से भेद होते हैं 6। ठीक है, 10वीं क्लास में समास के भेद बता रखे हैं 4, 12वीं क्लास में समास के भेद बता रखे हैं 5, 6 नहीं 5। देखो समास के भेद होते हैं 5। पंचधा, पंचधा का मतलब होता है 5 प्रकार। अब 5 प्रकार आपके सामने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो मैं निशान लगा रहा हूं 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? क्रम से और हैं, ये मैंने लिखवाए जो हैं वो क्रम से हैं। 1 नंबर पे है केवल समास, 2 नंबर पे है अव्ययी भाव समास, 3 नंबर पे है तत्पुरुष समास, 4 नंबर पे है बहुव्रीहि समास और 5 नंबर पे है द्वंद्व समास। ये इसका सही क्रम है जो मैंने लिखाया है। सही क्रम इसी तरह पेपर में अभी आपको आ सकता है, पूछ भी सकता है कंपटीशन में आगे। देखिए 1 नंबर पे केवल समास, 2 नंबर पे अव्ययी भाव समास, 3 नंबर पे तत्पुरुष समास, 4 नंबर पे बहुव्रीहि समास, 5 नंबर पे द्वंद्व समास। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने कर्मधारय भी पढ़ा था, द्विगु भी पढ़ा था, तो ये यहाँ पे बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए तत्पुरुष समास। देखिए आप तत्पुरुष समास में से ही तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय में इसका ही भेद है द्विगु। भाई तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं, देखो ध्यान दें। पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। मैंने बताया ना 4, समास के कितने भेद? 4। सामान्य रूप से कितने भेद? 6। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। सटीक उत्तर क्या है? 5। इसमें केवल समास और जुड़ जाता है जो आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, देखो पदों की प्रधानता आपको भी बताएंगे। एक बात बता दें, जब कोई समास होगा, समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखें। पहली बात, यदि किसी पद में समास हो रहा है, पद का जो अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि समास है, यदि किसी पद में समास हो रहा है तो समास के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने कुछ बातें पढ़ी, समास में कौन से उपसर्ग है? शम। धातु कौन सी है? अस। प्रत्यय कौन सा है? घे। घे प्रत्यय का क्या शेष रहता है? ए। घे प्रत्यय अस का क्या कर देता है? आस। जब जाके ये क्या बना? समास। ठीक है, समास में विसर्ग क्यों आया? इसमें सु प्रत्यय जुड़ रहा है। कौन सा प्रत्यय? सु। परिभाषा क्या पढ़ी? अनेकानाम पदानाम एक पदीकरणम एव समास है कथ्यते। अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। आगे हमने पढ़ा सम सनम समास है, इसका मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरणम, यानी संक्षिप्त करना ही समास होता है। आगे हमने पढ़ा समास के दो समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पदम और उत्तर पदम। ठीक है, आगे हमने विग्रह पढ़ा कि पदों में विभक्तियों का प्रयोग करके अलग अलग पद करना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है।
समास का दूसरा नाम पढ़ा हमने समासस्य अपर नाम, समस्त पदम कह दीजिए या संक्षिप्तीकरणम। आगे हमने समास के भेद पढ़े 5। कौन कौन से नाम भी बताए हमने। सामान्य रूप से समास के भेद होते हैं 6, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4, और ध्यान दो, समास के वास्तविक रूप से प्रकार होते हैं 5। ये सही उत्तर है। कौन कौन से? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये मैंने आपको क्रम से बताया है। पहले नंबर पे है समास का नाम केवल समास। 2 नंबर पे आपको समास का नाम मिलेगा अव्ययी भाव समास। 3 नंबर पे मिलेगा तत्पुरुष समास। 4 नंबर पे बहुब्रीहि समास और 5 नंबर पे द्वंद्व समास। तो विद्यार्थियों एक लाइन और बताई कि किसी भी पद में समास होने पर उस पद का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो केवल समास क्या कहता है, इन परिभाषाएं लिखा रखी हैं मैंने संस्कृत में, इनमें समझो। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। स्थान कौन सा है? प्रथमे। प्रथमे का मतलब क्या है? पहला। प्रथमे का मतलब क्या है? पहला। विशेष संज्ञा से रहित जो होता है, विशेष संज्ञा से जो रहित होता है वो केवल समास होता है। विशेष संज्ञा से जो रहित होता है वो कौन सा समास होता है? केवल समास। विशेष संज्ञा से रहित, देखो विशेष संज्ञा से रहित कौन सा समास होता है? केवल समास, जिसका स्थान कौन सा है? प्रथमे का मतलब पहला। कौन सा स्थान है? पहला। पहले नंबर पे ही बताया था मैंने आपको। अगला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है द्वितीय। स्थान कौन सा है अव्ययी भाव समास का? द्वितीय है। द्वितीय का मतलब क्या है? दूसरा। दूसरे स्थान पर यह है, क्रम से लिखा है, ध्यान दो। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय है। देखो आपको लिख रहा है प्राय पूर्व पद की प्रधानता जिसमें होती है, पूर्व पद जो प्रधान होता है वही कौन सा? पूर्व पद प्रधान होता है वही कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। और उसका क्रम कौन सा है? द्वितीय का मतलब दूसरा। देखो केवल समास की परिभाषा बताई, विशेष संज्ञा से जो रहित होता है वो केवल समास होता है, जिसका क्रम क्या है? पहला। प्रथमे का मतलब पहला। हमने दूसरा पढ़ा अव्ययी भाव समास, जिसमें सूत्र है प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय है। प्राय पूर्व पद जिस समास का प्रधान होता है वो कौन सा है? अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधान होता है वही अव्ययी भाव समास होता है, जिसका स्थान कौन सा है? द्वितीय। द्वितीय का मतलब दूसरा। अब तत्पुरुष समास है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो, ध्यान दो, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, जिसका स्थान कौन सा है? तृतीय, तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। इसका पूर्व पद, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पदार्थ, पद का अर्थ प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान दो, इसका तो पूर्व पद प्रधान हो गया और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान हो गया। ध्यान दें, अब पदों की प्रधानता के आधार पर बताऊंगा मैं। तत्पुरुष समास के भेद कितने बताए मैंने? 4। अब कौन कौन से? 2 तो हो गए, ध्यान देना, पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान। अब ध्यान दो अब तत्कर्मधारय समास आ रहा है। देखो तत्पुरुष भेद कर्मधारय, तत्पुरुष का ही भेद कौन सा है? कर्मधारय। अब फिर दिगु आ रहा है, कर्मधारय भेदो दिगु। कर्मधारय का भेद कौन सा है? दिगु। इनकी परिभाषा मैं आपको मुंह से बताऊं, मुख से, तो ध्यान दें। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। ये कर्मधारय समास की परिभाषा है।
आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अभी तक यही बताया है कि तत्पुरुष भेद है कर्मधारय, और दिगु में क्या बताया है, कर्मधारय भेद है दिगु, ऐसे बताया है कि तत्पुरुष का तो भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है दिगु, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कर्मधारय की परिभाषा मैंने अभी बताई आपको। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। दिगु समास की भी परिभाषा बता देता हूँ मैं आपको। दिगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। वह समास कौन सा होता है, दिगु। दिगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। अभी तो और विस्तार से बात करेंगे इनमें, अभी तो केवल समझना है। हमने पढ़ लिए 3 समास, केवल अव्ययीभाव और तत्पुरुष। तत्पुरुष का भेद कौन सा है, कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद कौन सा है, दिगु। अब बात करते हैं 4 नंबर पे, बहुब्री। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्री चतुर्थ है। ध्यान दो, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद देखो, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानों, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है वो कौन सा समास होता है, बहुब्री, और इसका क्रम कौन सा है, चतुर्थ है। चतुर्थ का मतलब चौथा। अब इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है, ध्यान दो। ठीक है भाई, अन्य पद की प्रधानता जिसमें होती है वो कौन सा समास है, बहुब्री, और बहुब्री का क्रम कौन सा है, क्रम चौथा। चतुर्थ यानी चौथा। अब लास्ट 5 नंबर पे है आपका, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है पंचमः। क्रम कौन सा है द्वंद्व का, 5वां। क्रम कौन सा है, 5वां। ध्यान दें, दोनों पद, उभय पद, उभय पद का मतलब दोनों पद प्रधान हों, और पद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों पद प्रधान हों। जिस समास में दोनों पद, उभय पद का मतलब दोनों पद प्रधान हों, यानी पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, वो समास होता है द्वंद्व समास। तो मैंने आपको बताया पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। देख लो, ये 4 भेद है। पूर्व पद जिसमें होता है वो अव्ययीभाव, उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है वो तत्पुरुष, अन्य पद प्रधान जिसमें होता है वो बहुब्री समास, और दोनों पद जिसमें प्रधान हो वो द्वंद्व समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। सामान्य रूप से समास के भेद होते हैं 6, लेकिन आपको 6 नहीं करना, समास के भेद करने हैं 5। कौन कौन से, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, और आगे आपको बहुब्री समास और द्वंद्व समास। ठीक है, अभी और भी थोड़ा सा समझेंगे इसमें, 1 मिनट समझेंगे। तो बच्चों अगली इसकी बातें अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।